हेलो दोस्तों। आज का हिंदू एडिटोरियल का जो सेकंड एडिटोरियल है उसका टॉपिक है जुडिशियल ब्लो। और इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है नेपाल के राजनीतिक जो वहाँ घटनाक्रम हो रही है उसके बारे में, जिसमें जो है वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो वहाँ के जो पीएम थे केपी ओली, उन्होंने एक डिसीजन लिया था दिसंबर में, जिसमें वहाँ की जो सरकार को भंग कर दी गई थी और नए चुनाव के आदेश दिए गए थे। तो वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को, पीएम के जो आदेश जो थे उनको उन्होंने जो है एक तरीके से रिवर्स कर दिया है, पलट दिया है, उसको ओवरटर्न कर दिया है। तो उसी पर आज चर्चा करते हैं। और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। आइए देखते हैं। पीएम ओली stands exposed after Supreme Court reversed his decision to dissolve parliament। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ओली हैं वो बेनकाब हो गए हैं आफ्टर सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिवर्स कर दिया, मतलब पलट दिया उनके फैसले को। वो फैसला था पार्लियामेंट को भंग करने के, जो फैसला था उनको उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया उसके बाद पीएम ओली जो है वो एक्सपोज्ड हो गए हैं, मतलब बेनकाब हो गए हैं। A constitutional bench of the Supreme Court of Nepal quite rightly overturned Prime Minister KP Oli's decision to unilaterally dissolve parliament in December 2020 and which was later approved by President Vidya Devi Bhandari। ये जो संवैधानिक पीठ है, एक संवैधानिक पीठ किसका? सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल का, यानी कि नेपाल के जो सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो एक संवैधानिक पीठ है उसने बिल्कुल सही रूप से पलट दिया है प्राइम मिनिस्टर केपी ओली के उस फैसले को, जिसमें उन्होंने जो है एक तरफा, यूनिलैटरल मतलब एक तरफा जो है भंग कर दिया था पार्लियामेंट को दिसंबर 2020 में। और जिसे मतलब इस डिसीजन को जो है अप्रूव किया गया था बाद में, यानी कि उसको मंजूरी दी गई थी वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी के द्वारा। द ऑस्टेंसिबल रीज़न, ये जो ऑस्टेंसिबल मतलब होता है जो आपके सामने दिख रहा है प्रकट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वो जो है मतलब कि बिल्कुल सही भी नहीं हो सकता है। यानी कि आपको दिखता है लेकिन वो जो है प्रतीत हो रहा है ऐसा, लेकिन उसके जो अगर अंदर जाएंगे तो वो चीज़ जो है वो ऐसा रीज़न है नहीं। यानी कि कथित का आप कह सकते हैं, जो कथित कारण थे, रीज़न जो थे, ठीक है ना। मिस्टर ओली के जो डिसीजन के, मिस्टर ओली ने जो डिसीजन लिया था उसके जो ऑस्टेंसिबल रीज़न थे जो उन्होंने जो दिया था, मतलब कि ये कारण, ठीक है, क्लियरली विदाउट एनी मेरिट, स्पष्ट रूप से बिना किसी आधार के, वॉज इंटर पार्टी इंट्रिग विद इन द रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कि सत्तारूढ़ जो वहाँ के रूलिंग मतलब सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर पार्टी इंट्रिग, यानी कि पार्टी का जो एक साजिश चल रही थी, मतलब कि आंतरिक जो पार्टी साजिश चल रही थी, ठीक है, उसको मतलब कि ऑस्टेंसिबल रीज़न के रूप में, यानी कि रीज़न के रूप में मिस्टर ओली का फैसला के रूप में ये दिया गया था। यानी कि मिस्टर ओली जो ये डिसीजन लिए थे उसका जो रीज़न दिया था उन्होंने, जो कि आज हमें लगता है कि ये ऑस्टेंसिबल रीज़न था, वो क्या था कि जो सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसके अंदर में जो है आंतरिक जो एक साजिश चल रही थी, वो रीज़न के वजह से जो है मिस्टर ओली ने ये डिसीजन लिया था। द कोर्ट करेक्टली ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व का मतलब कई सारे होते हैं। ऑब्जर्व का मतलब नोटिस करना होता है, ऑब्जर्व का मतलब पालन करना होता है, ऑब्जर्व का मतलब यहाँ पर जो है कहना होता है, ठीक है ना। तो कोर्ट ने सही रूप से कहा है, बिल्कुल सही कहा है, दैट देयर वाज द पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट इन केस मिस्टर ओली डिड नॉट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट। कहा कि कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह सही कहा है कि एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना थी किस चीज़ की? नई सरकार को बनाने की, नई सरकार को बनाने की एक संभावना थी यदि इन केस, यदि मिस्टर ओली जो है उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब कि उनके पास पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस, यानी कि संसद का अगर
मिस्टर ओली के पास जो है विश्वास मत नहीं था, तो एक नई सरकार बनाने की पॉसिबिलिटी थी, एंड देयरफॉर, और इसीलिए रूल्ड हिज डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके डिसीजन को, उनके फैसले को क्या करार दिया, उनको उन्होंने असंवैधानिक करार दिया। द एनसीपी हैज सिंस देन फ्रैक्चर्ड पॉलिटिकली इनटू टू फैक्शंस, और एनसीपी जो है, नेशनल जो ये है, मतलब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो है आपका, वहाँ का एनसीपी, हैज सिंस देन, उसके बाद से जो है फ्रैक्चर्ड, उसमें दरार पड़ गए हैं, यानी कि एक तरीके से भंग हो गए हैं, ठीक है ना, एक तरीके पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से, इनटू टू फैक्शंस, दो पार्टी, दो गुटों में मतलब कि ये बट गया है। उसके बाद से एक गुट जो है वो मिस्टर ओली के नेतृत्व में है, और जो दूसरा गुट है वो है पुष्प कमल दहल, पुष्प कुमार दहल के और माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व में है। दोनों जो हैं वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, जिनका संबंध जो है अर्स्टवाइल नेपाल माओइस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से रहा है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। यानी कि पुष्प कुमार दहल का जो है वो अर्स्टवाइल नेपाली माओइस्ट पार्टी से रहा है उनका संबंध, और जो माधव कुमार नेपाल हैं उनका संबंध जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट से रहा है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली क्रमशः। These parties had merged into the NCP in 2018। ये दोनों पार्टीज जो है ना, इनका विलय हो गया था एनसीपी में, ठीक है ना, 2018 में। बट दिस फ्रैक्चर इज नॉट येट फॉर्मलाइज, लेकिन ये जो दरार है ना, ये अभी भी इसको मतलब कि औपचारिक रूप नहीं दिया गया है, इवन दो, हालांकि द दहल नेपाल फैक्शन, जो दहल नेपाल का जो गुट है, हैज़ एक्सपेल्ड, उन्होंने जो है निष्कासित कर दिया है मिस्टर ओली को पार्टी से, ठीक है ना। इन डिफेंस ऑफ हिज डिसीजन, अपने फैसले के बचाव में मिस्टर ओली ने ये तर्क दिया था कि दैट ही रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ अ 2/3 मेजोरिटी टू गवर्न द नेशन, यानी कि राष्ट्र पर शासन करने के लिए या देश में शासन करने के लिए उन्हें ज़रूरत थी 2/3 बहुमत के समर्थन की, ठीक है ना, एंड हैड, और इसलिए जो है उन्होंने क्या किया था, री इलेक्शंस, यानी कि फिर से चुनाव करवाने की मांग की थी। बट द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जो फैसला है, हैज़ नाउ रेंडर्ड दैट मूड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसने इसे क्या कर दिया, इस फैसले को मूट करार दिया, यानी कि एक तरीके से क्या कहेंगे, नॉन रेलिवेंट करार दिया, यानी कि अप्रासंगिक करार दिया, मतलब आपको इसका कोई महत्व नहीं है। कैसे? तो बाय रीस्टोरिंग द स्टेटस को एंड एज ऑफ दिसंबर 2020, यानी कि 2020 दिसंबर का जो स्थिति जो भी रही होगी, उस अवस्था को फिर से बहाल करने के लिए, उस स्थिति को फिर से बहाल कर दिया उसने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस तरह जो है ये जो बात है, मिस्टर ओली के जो तर्क हैं या मिस्टर ओली के जो भी डिसीजन थे, वो अपने आप में मूट करार, मतलब मूट हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं वो प्रासंगिक रहा नहीं, ठीक है ना, वो बेकार हो गया। The court also went on to scrap all appointments made by the government after the dissolution of parliament on December 2020। ठीक है, तो अदालत ने क्या किया कि ये वो सारे अपॉइंटमेंट, सारे नियुक्ति को जो है खारिज कर दिया, जिसे सरकार के द्वारा किया गया था। कब? 20 दिसंबर 2020 को जो है पार्लियामेंट के भंग होने के बाद सरकार के द्वारा कुछ नियुक्तियां की गई थी, उसको जो है कोर्ट ने क्या किया, स्क्रैप कर दिया, मतलब खारिज कर दिया, ठीक है। हैविंग रिसीव्ड सच ए स्टिंगिंग रिब्यूक बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ये जो है मिला, हैविंग मतलब ये जो मिस्टर ओली के लिए ये यूज़ किया जा रहा है, हैविंग रिसीव, कौन रिसीव किया? मिस्टर ओली ने रिसीव किया। सच अ स्टिंगिंग रिब्यूक, यानी कि इस तरीके का जो फटकार है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लगाई गई फटकार है, उसको वो फटकार मिलने के बाद, यानी कि स्टिंगिंग मतलब बड़ा ही कठोर फटकार मिलने के बाद, जो राइट कोर्स ऑफ एक्शन है, यानी कि जो सही कह सकते हैं आप, जो रास्ता है, जो
जो क्या कहेंगे आप, जो कार्रवाई का जो एक सही कार्रवाई का जो एक रास्ता है या सही रास्ता जो है मिस्टर ओली के लिए, वो क्या है, शुड बी टू रिज़ाइन ऑन मॉरल ग्राउंड्स, यानी कि नैतिक आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बट नोइंग द कॉम्बेटिव पॉलिटिशियन, लेकिन यह जानते हुए कि वे जो है एक जुझारू पॉलिटिशियन रहे हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ये नहीं होने जा रहा है। देन एनसीपी इज़ वर्टिकल स्प्लिट, ये जो एनसीपी का जो है बिल्कुल स्प्लिट जो हुआ है, यानी कि दो दो मतलब कि लगभग समान गुटों में जो स्प्लिट हुआ है, यानी कि बढ़ गया है इन पार्लियामेंट में, शुड अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट। तो इसके वजह से क्या होना चाहिए, नए सरकार के गठन गठन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इफ़ द दहल नेपाल फैक्शन, यदि दहल नेपाल जो गुट है वो चूज़ करती है सपोर्ट करना अन ऑल्टरनेटिव को, यानी कि किसी विकल्प को अगर वो सपोर्ट करने के लिए वो चाहती है, तो एक नई सरकार के फॉर्मेशन को अलाउ किया जाना चाहिए। ठीक है, अब कहा जा रहा है इट हैज़ ऑलरेडी प्लेस्ड, इसने जो है यानी कि दहल नेपाल जो फैक्शन है, इसने पहले ही वादा किया है समर्थन देने का नेपाली कांग्रेस लीडर को, जिसका नाम है शेर बहादुर देउवा। इफ़ द एनसी स्टेक्सलम, यदि एनसी यानी कि नेपाली कांग्रेस जो है वो दावा करती है नए कॉलिशन गवर्नमेंट बनाने की। द रिपीटेड चेंजेस इन गवर्नमेंट, ये जो बार बार होने वाले बदलाव जो हैं सरकार में, इससे कोई भी व्यक्ति को सरप्राइज नहीं होना चाहिए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एज नेपाल हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ अनस्टेबल रेजिम्स, क्योंकि नेपाल का एक इतिहास रहा है अस्थिर सरकार का, एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन सिंह दरबार्स ऑक्यूपेंट्स सिंस द एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की इन 1990, यानी कि 1990 में पूर्ण राजशाही के समाप्त होने के बाद से सिंह दरबार में रहने वाले, यानी सिंह दरबार में जो रहने वाले ऑक्यूपेंट्स, मतलब वहाँ के रहने वाले या कह सकते हैं उस चीज़ को ऑक्यूपाई करने वाले, यानी कि उस सत्ता पर बैठने वाले, उसमें लगातार बदलाव होने का एक इतिहास रहा है नेपाल में। ठीक है, बट द एनसीपी मिस्ड अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, यानी कि लेकिन एनसीपी जो है, ठीक है ना, वो क्या किया, वो खो दिया एक ऐतिहासिक अवसर। आफ्टर इट केम टू पावर, जब ये सत्ता में आई थी, विद अ 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत के साथ, इन द बाई कैमरल फेडरल पार्लियामेंट, मतलब कि द्विसदनीय संघीय संसद में, एंड इन 6 ऑफ द 7 प्रोविंसेस, और 7 प्रांतों में से 6 में जब इसकी सरकार बनी थी, ठीक है ना, यह सत्ता में आई थी, और एक बाइकैमरल फेडरल पार्लियामेंट में ये 2/3 बहुमत के साथ आई थी। उसके बाद जो है इसने क्या किया, एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी को खो दिया। मिस्टर ओली कुड हैव यूज्ड द मैंडेट इन 2018, मिस्टर ओली जो हैं वो इस मैंडेट को, इस जनादेश को 2018 में जो है वो इस्तेमाल कर सकते थे, ये सुनिश्चित करने के लिए, क्या, स्टेबल रेजिम, यानी कि एक स्थिर सरकार सुनिश्चित करने के लिए, एक स्टेबल गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए, एंड डेवलपमेंट इन अ कंट्री, और देश में विकास को सुनिश्चित करने के लिए। वो कंट्री जो कि बैटर मतलब हिट होना, मतलब जो प्रभावित हुए थे किस चीज़ से, 2015 के भूकंप से, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से, और एंड नाउ द कोविड-19 थ्रेट, और अब जो है कोरोना वायरस का जो थ्रेट है उससे जो है बैटर्ड हुए हैं, यानी कि हिट हुए हैं, यानी कि प्रभावित हुए हैं। ऐसे कंट्री में डेवलपमेंट के लिए, गवर्नेंस के लिए वो स्टेबल रेजिम के को सुनिश्चित कर सकते थे, वो उसका मतलब इस जनादेश का इस्तेमाल कर सकते थे इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए। इस गवर्नमेंट सिंगुलरली फेल्ड ऑन मोस्ट काउंट्स, उनकी जो सरकार है वो बिल्कुल विफल रही है कई मामलों में। एंड ही एंड अदर एनसीपी लीडर्स, और वे और अन्य जो एनसीपी लीडर्स जो है वो काम नहीं कर सके एक कोहेसिव यूनिट के रूप में, एक एकजुट
इकाई के रूप में जो है वो है काम ना कर सके। द इलेक्टोरेट्स एक्सपेक्टेशंस, ये जो जनता या मतदाताओं की जो उम्मीदें उम्मीदें थी ऑफ ए स्टेबल रेजिम, एक स्थिर सरकार की या स्थिर शासन की, जो कि द फर्स्ट इलेक्टेड वन, यानी कि पहला निर्वाचित सरकार या रेजिम कह सकते हैं, सिंस द प्रोमulgation ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, जब से संविधान की जो घोषणा हुई थी उसके बाद से ये पहली निर्वाचित सरकार थी। ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन जो है यहाँ पर सीधे आ गया, हैप्स से जुड़ गया। वो एक्सपेक्टेशन जो है धूमिल पड़ गया या मिथ्या साबित हुआ येट अगेन, फिर से ड्यू टू द फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी कि राजनीतिक नेतृत्व की असफलता की वजह से। तो दोस्तों, आज का ये एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। अपनी राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।